नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाली। दोस्तों, आज से अगले कुछ दिनों तक हम चौधरी बंसीलाल जी के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के अब तक के हुए मुख्यमंत्रियों में से केवल चौधरी बंसीलाल को ही विकास पुरुष क्यों कहा जाता है। ऐसे भला कौन से गुण उनमें थे कि दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग कतार में उनको खड़ा कर देते हैं और आज भी जनता जब उनको याद करती है तो सम्मान में याद करती है कि हरियाणा का विकास तो चौधरी बंसीलाल ने करवाया। चौधरी बंसीलाल पर वैसे मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं दोस्तों, लेकिन ये जो सीरीज है, ये सीरीज मैं लाइक और व्यूज के लिए नहीं बनाता दोस्तों। ये आप और हमारा एक प्यार है और इस सीरीज में मैं उनके जन्म से लेकर अंतिम समय तक के पूरे जीवन काल को आपको उसमें ले जाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सीरीज में हम लोग पंडित भगवत दयाल जी और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी का नंबर है। ये पहला वीडियो है दोस्तों और देखते हैं कितने वीडियो उन पर मैं बना पाता हूं, कितना उनके जीवन में झांक पाता हूं। दोस्तों, किसी भी इतिहास पुरुष के जीवन में झांकने के लिए उस दौर के दस्तावेज बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चौधरी बंसीलाल के जीवन काल को बताने के लिए विधानसभा की कार्रवाइयां भरी पड़ी हैं दोस्तों। उस दौर के अखबार भी काफी कुछ बयां करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करके चौधरी बंसीलाल के जीवन के घटनाओं को किताबों में भी संकलित किया है। सीएल झाम जी की चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, मुन्नी लाल जी की प्रोफाइल ऑफ ए चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी सरोज सिवाच जी और इतिहासकार रघुवेंद्र तंवर जी की लिखी गई पुस्तक बंसीलाल जीवन काल एवं युग से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होती हैं। डॉक्टर सतीश त्यागी जी की पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में भी बहुत कुछ चौधरी बंसीलाल के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल का जिन लोगों से बहुत स्नेह प्राप्त था और जीवन के अंतिम कुछ सालों में वो जिनसे जुड़े रहे, उनमें से भी कुछ लोगों से मेरा गहरा स्नेह भरा नाता रहा है। वो लोग भी इन वीडियो को समृद्ध बनाने में अपना योगदान समय समय पर देते रहेंगे। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल को सबसे पहले मैंने 1996 के विधानसभा चुनाव से थोड़ा बहुत समय वो तब रहा होगा आगे पीछे का, तब मैंने उनको अपने गांव कुंवारी में देखा था। उस समय मैं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था और जब वो गांव में आए थे तो उनके काफिले की 3-4 गाड़ियों में से मुझे किसी एक गाड़ी वाले ने एक झंडा दिया था जिस पर लड़का लड़की का चुनाव निशान छपा हुआ था। जब मैंने अपने दादा चौधरी कुंदन लाल जी को वो झंडा दिखाया और पूछा कि दादा ये बंसीलाल कौन था, तो मेरे दादा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा था कि बेटा, बंसीलाल नहीं, चौधरी बंसीलाल बोलना चाहिए। फिलहाल तो तुम इतना जान लो कि ये सड़कें, ये बिजली, ये पानी, ये स्कूल तुम देख रहे हो, ये चौधरी बंसीलाल की देन है और जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद ब खुद बहुत सारी बातें जान लोगे। मेरे दादाजी को दोस्तों उस समय पता नहीं था कि बड़ा होने पर मैं पत्रकार बनूंगा और चौधरी बंसीलाल जी के बारे में वीडियो बनाया करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये आशीर्वाद होता है बुजुर्गों का। हम जीवन में जो कुछ करते हैं उसमें हमारे परिवार का पुरुषार्थ और उनकी शुभकामनाएं साथ होती हैं। आज ऐसा करते हुए मैं भावुक भी हूं क्योंकि मुझे मेरे दादा की याद इस दौरान उनकी यादों में मैं चला गया था। दोस्तों, अगर चौधरी बंसीलाल इतना कुछ हरियाणा के लिए कर पाए तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, असली चीज वो जानना है दोस्तों। और अगर इसको गहराई से समझना है तो हमें उनके व्यक्तित्व निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है कि हम छड़ी को घुमाएं और एक आदमी महापुरुष हो जाए। किसी इंसान का महान इंसान में तब्दील होना एक बहुत लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। चौधरी बंसीलाल ने निस्संदेह बहुत ही घटनापूर्ण और सफल जीवन जिया है। वो 5 बार भारत की संसद के लिए चुने गए, 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वह 7 बार हरियाणा विधानसभा के लिए भी चुने गए और लगभग 12 साल तक, 2 महीने कम पड़ते हैं 12 साल में, हरियाणा के मुख्यमंत्री वो रहे। हरियाणा का निर्माण एक तरीके से उन्होंने, आज का जो हरियाणा दिखता है वो उन्होंने किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। भारत के बहुत ही प्रिय और दूरदृष्टा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनका चयन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन मंत्रालय को संभालने के लिए किया था।
इस मंत्रालय में तब रेलवे और नागरिक उड्डयन भी शामिल थे। चौबे बंसीलाल जी ने 21 मई 1968 को पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब वो 41 वर्ष के थे दोस्तों, और इस नाते देश में मुख्यमंत्री चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्तियों में से एक थे। ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी समय का उनका फोटो है। वो केवल आयु ही नहीं बल्कि अनुभव की दृष्टि से भी बहुत युवा थे। उन्हें तब केवल राज्यसभा की सदस्यता 1960 से 66 और हरियाणा विधानसभा की सदस्यता जो 1967 तक का उनका अनुभव था। एक नवसृजित और राजनीतिक रूप से अस्थिर प्रदेश 1968 में वो मिला उनको मुख्यमंत्री के रूप में। बहुत सारे लोग हैरान हो गए थे कि वे कौन बंसीलाल आ गए, और उनको मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय लेने वालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों। राजनीतिक रूप से हरियाणा वास्तव में तब परेशानियों से भरा हुआ एक प्रदेश था। इसके लगभग 12 माह के जीवन काल में 1 नवंबर 1966 से नवंबर 1967 तक 2 सरकारें बन चुकी थी और गिर चुकी थी। इसके अलावा विधानसभा के कुछ सदस्यों के व्यवहार जो नैतिकता और राजनीतिक आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बार बार समर्थन बदलते रहे, और इस कारण देश में जो राजनीतिक गिरावट है उसमें हरियाणा की बहुत बदनामी हो चुकी थी। आज के हरियाणा के जनसाधारण के लिए, विशेष तौर पर इसकी युवा पीढ़ी के लिए, इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है दोस्तों कि जब नवंबर 1966 में हम पंजाब से अलग हुए थे और अलग हरियाणा बना था, तब हमारे आर्थिक विकास की स्थिति क्या थी। जो आईएएस यहां आए थे उनको डर था कि अगले महीने तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हालात हमारे थे। संभवतः विषय से थोड़ा हटकर बात करने से चौधरी बंसीलाल के कार्यों और योगदान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में आसानी होगी दोस्तों। जिस क्षेत्र को आजकल हम हरियाणा कहते हैं, भारतीय इतिहास के आरंभिक युग में बहुत ही सम्मानजनक स्थान हमें हासिल था, हमारे प्रदेश को हासिल था। दिव्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र का उल्लेख मनु ने ब्रह्मवर्त देवताओं की भूमि से किया है। इस क्षेत्र का उल्लेख जो है दोस्तों, वो प्राचीन यात्रियों, ग्रीक लेखकों के ऐतिहासिक विवरणों में विशेष तौर पर इसके कठिन परिश्रमी किसानों और योद्धाओं की विशेषताओं के लिए किया गया है। लेकिन हरियाणा का केवल एक ये पहलू नहीं है दोस्तों, कुछ दर्दनाक पहलू भी हरियाणा के हैं। कुछ ऐसे पहलू भी हरियाणा के हैं जिसने हरियाणा को अस्थिर बनाए रखा। दिल्ली की दहलीज पर होने के कारण हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, वो उसके लिए पीड़ादायक कभी कभी बनी, और यह क्षेत्र स्थायी रूप से रणभूमि बन गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार यूरोपियनों से लेकर सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने के जो भाग्य का निर्धारण है वो हरियाणा के मैदानों से हुआ दोस्तों। 3-3 तो यहाँ पे पानीपत की लड़ाइयां लड़ी गई। शिवालिक की पहाड़ियां और राजपुताना का रेगिस्तान आजू बाजू होने के कारण इस क्षेत्र की उत्तर की तरफ से आने वाले आक्रांताओं की आदर्श शुरुआत यहाँ पे होती है दोस्तों, जिनकी नजर गंगा के उपजाऊ मैदान की धन दौलत और संभावत दिल्ली और आगरा पर जिनकी होती है। शासकों का भाग्य क्षेत्र की रक्षा करने का निर्भर जो था वो हरियाणा पे संभव था दोस्तों। यही स्थिति आक्रांताओं की भी थी, और इनमें से कई कालांतर में भारत के सामाजिक ढांचे में खप गए, रच बस गए। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो उतार चढ़ाव के दौर में हरियाणा के इस क्षेत्र में कुशासन और प्रशासनिक अराजकता का इसने एक लंबा दौर देखा था। कुछ सौ अच्छे घुड़सवार और एक छोटी चंद जो बंदूकें थी वो पर्याप्त होती थी इस क्षेत्र को लूटने और इस पर कब्जा करने के लिए। तुर्क, अफगान, फारसी, मुगलों के साथ ही रोहिला, मराठा और सिखों ने यहां पर बहुत जुल्म ढाए हैं दोस्तों। इन सब का इस क्षेत्र में दखल था। अंत में अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया और धीरे धीरे पंजाब को अपने अधीन करने की तरफ बढ़ते चले गए। इस क्षेत्र ने 1857 के महान विद्रोह में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। बहुत ही प्रबल लड़ाइयों में से कुछ इस क्षेत्र के मैदानों में लड़ी गई, और 1857 के विद्रोह में भागीदारी के दंड स्वरूप अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब के साथ नत्थी कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों के शासन के लगभग 100 वर्षों में यह क्षेत्र निराशा और अवनति का प्रतिरूप बन गया, और पंजाब के पश्चिमी जिलों के
की जो प्रगति थी उसके मुकाबले हरियाणा आदिम जमाने की खेती करता रहा, छुटपुट व्यापार का क्षेत्र हम बन गए। ऐसी स्थिति में यहां उद्योग लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों कि 1802 का अकाल, 1817 का अकाल, 33 का अकाल, 80 का अकाल, 77 का अकाल, 1886 का अकाल, 96 का अकाल, 1899 का अकाल, एक से एक अकाल इस क्षेत्र ने झेले हैं। एक सरकारी दस्तावेज में किसानों की कड़ी मेहनत का उल्लेख करते हुए कहा गया है दोस्तों कि हरियाणा के वो किसान पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और जिससे पश्चिम में आए गोरे आदमी उसको देखकर हैरान रह जाते हैं कि सूरज की उस तेज धूप में कोई आदमी कैसे काम कर सकता है। वर्ष 1900 में हरियाणा क्षेत्र की महिलाओं की जो साक्षरता शिक्षा दर थी दोस्तों, वो 0.1% थी। पुरुष इस मामले में कुछ थोड़ी सी अच्छी स्थिति में थे और उस क्षेत्र में जो आज का हरियाणा है, किसी भी तरह के स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1881 में दोस्तों 14,741 थी। अंबाला मंडल के 5 जिलों में से किसी में भी एक कॉलेज या तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं था जो बाद में हरियाणा बना। क्षेत्र के 2% से भी कम लोग किसी न किसी तरह के व्यापार में लगे हुए थे। इस पूरे जो हमारा हरियाणा क्षेत्र था उसमें केवल 454 किलोमीटर पक्की सड़कें थी। इसमें शिमला जाने के लिए एक सड़क थी, अकेले अंबाला जिले में ही 170 किलोमीटर वो हिस्सा पड़ता था। 1887 में पूरे पंजाब में 23.41 लाख एकड़ इलाका नहरों द्वारा सींचा जाता था और इसमें से जो हमारा हरियाणा क्षेत्र है उसके अंतर्गत केवल 4% क्षेत्र आता था। 1901 से 1996 के बीच में पंजाब में सिंचित क्षेत्र में केवल 6% की बढ़ोतरी हुई और पंजाब के शेष जिलों में 67% क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई का था, जबकि हरियाणा में मात्र 37% सिंचाई हो पा रही थी। मैलकॉम डार्लिंग एक बहुत बड़े अधिकारी अंग्रेज सरकार के यहां होते थे और उन्होंने लिखा था कि दक्षिणी पंजाब में, जिसको हरियाणा उन्होंने लिखा था, जहां न तो नहरी सिंचाई है और न ही कुओं द्वारा वहां पर सिंचाई संभव है, परंतु वर्षा के बिना यहां कुछ भी नहीं बोया जा सकता। जहां कुछ भी बोया ना गया हो वहां कुछ भी खोया नहीं जा सकता है। और उन्होंने इस क्षेत्र का बहुत गहराई से विवरण किया था और उदाहरण के लिए रोहतक में 1918 में इन्फ्लुएंजा आया था दोस्तों और हमारी 10% जो आबादी थी वो कम हो गई थी इसकी वजह से। और इसके बावजूद भी बात लगातार बिगड़ती रही और तपती धूप में, कंपकवाती सर्द रातों में हमारा किसान, हमारे बुजुर्ग मेहनत करते रहे। जो थोड़ी वो जमीनें उनके पास थी उससे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते रहे। लेकिन इन सब के साथ ही अपना स्वाभाविक जो हरियाणा के लोगों का है कि वो मौत पे भी मुस्कुरा देते हैं, वो स्वभाव हमने बनाए रखा और पंजाब के साथ जुड़े रहे। हरियाणा विधानसभा में जो 2006 में श्रद्धांजलि प्रस्ताव हुआ था पास, उसमें चौबे बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्चर कहकर सम्मानित किया गया था। वास्तव में यदि हम उनके मुख्यमंत्रित्व काल के 2 कार्यकालों पर विशेष तौर से गौर करेंगे तो यह स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि विकास संबंधी अपना प्रत्येक आश्वासन जो उन्होंने दिया था वो उन्होंने हर हालत में पूरा करके दिखाया। और जैसा कि विधानसभा ने कहा कि बंसीलाल जी काम में विश्वास करने वाले, आत्म सम्मान की भावना से युक्त, सादगी, कठोर अनुशासन और स्पष्टवादी इंसान थे, तो सदन ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि कैसे वो जमीन से जुड़े रहे और पद प्राप्त करने के लालच से वो दूर रहे। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में कहा गया कि बंसीलाल जी निष्कलंक थे, उच्च मर्यादाओं को माना करते थे। तो दोस्तों, ये चौबे बंसीलाल के बारे में विधानसभा ने कहा और उस हरियाणा के बारे में कहा जिसकी हिस्ट्री हमने अभी जानी है। तो ऐसा क्या उन लोगों ने किया कि लोकसभा और राज्यसभा ने उनको प्रस्ताव पारित किए उनके निधन पर। और आज भी जब भी हम विकास की बात करते हैं, आज भी जब हरियाणा की तरक्की की बात करते हैं, तो खुद ब खुद हमारा नाम चौबे बंसीलाल पर आकर टकर जाता है। मुख्यमंत्री तो दोस्तों बहुत हुए हैं, एक पंडित भगवत दयाल जी से लेकर और मनोहर लाल खट्टर जी तक एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन जो सम्मान चौबे बंसीलाल को हासिल है वो कोई नहीं हासिल कर पाया। और जिस आधुनिक हरियाणा की और विधानसभा और संसद के श्रद्धांजलि प्रस्ताव में ध्यान आकर्षित किया गया है, वो वास्तव में चौधरी बंसीलाल की जो प्रशासनिक शैली का परिणाम था दोस्तों। उनकी शैली जो थी उसमें साहस था,
अधिकार था, प्रतिभा थी और एक किसान के सहज ज्ञान से युक्त दूरदर्शी सोच स्पष्ट उनमें झलकती थी। प्रारंभिक दिनों में उनकी जो जीवन शैली थी वो सादगीपूर्ण और परंपरागत और विलासिता के प्रति प्राग मुक्ता की रही। और संक्षेप में अगर कहूं तो दोस्तों, वो जीवन भर सहज वर्ती और शुचिता के प्रति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ रहे, और जब प्रदेश की योजना बनाने की बात आती हो तो अपने समय और समकालीन लोगों से मीलों आगे वो निकल गए। दोस्तों, ये होती है किसी की विकास यात्रा। संभवतः बंसीलाल जी का सबसे महत्वपूर्ण गुण अगर कोई था तो गुण था कोई योजना बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना आना। मुद्दों की जमीनी समझ के आधार पर उनके लिए संसाधन निर्धारित करते समय एक दूसरे को संबद्ध करने की क्षमता उसमें थी, और उनसे कभी गलती नहीं हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पुराने लोग बताते हैं कि अपने इलाके में बंसीलाल जी 30 किलोमीटर तक पैदल चल लेते थे, और इस बात की जानकारी होने के लिए प्रसिद्ध थे कि रास्ते में कहाँ अच्छा छायादार पेड़ है, कहाँ ठंडा पानी उपलब्ध है। और इस तरह की समझ में उनमें जो वचनबद्धता विकसित हुई वह भविष्य में उनकी सफलता का एक अनिवार्य लक्षण बन गई। दोस्तों, इसलिए तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अपने बच्चों को तपाया करो। जो बच्चा करता नहीं दोस्तों, वो बच्चा पढ़ता भी नहीं। जबकि इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनसे चौधरी बंसीलाल की राज्य के संसाधनों पर मूल्यांकन करने की अंतर्भूत सोच स्पष्ट होती है। दोस्तों, उनको कहीं अधिक सार्थक तरीके से उपयोग में लाने के लिए बचाया जा सकता है। दोस्तों, दो छोटे छोटे उदाहरण मैं देता हूं कि चौधरी बंसीलाल के की जो सोच थी, काम करने के जो तरीके थे, वो किस तरीके थे। और इन उदाहरणों से आप समझ जाओगे कि बंसीलाल जी की कहानी असल में किस बात की कहानी है। 1970 के ये दौर की बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों, और हरियाणा के राज्यपाल होते थे BN चक्रवर्ती जी, और बहुत सम्मान वो करते थे चौधरी बंसीलाल उनका। बंसीलाल जी ने उनको अपने यहाँ पर डिनर के लिए बुला लिया, और मुख्यमंत्री के जो चंडीगढ़ आवास था दोस्तों, उस पर वो आने वाले थे। बहुत सादे दिन वो तब थे, और मुख्यमंत्री आवास जो था उसमें तब एक एयर कंडीशनर होता था, और वो भी बहुत मुश्किल से जुटाया गया था। तो जो पहली मंजिल पर उनका जो शयन कक्ष था उसमें लगा हुआ था, और शायद उमस भरी वो शाम थी। ड्राइंग रूम में एक नया AC लगाने के लिए बंसीलाल जी की अनुमति अधिकारियों ने मांगी कि राज्यपाल आ रहे हैं, वहां पे उमस है। इसके स्थान पर उन्होंने स्टाफ को कहा कि देखो भाई, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, जो मेरे शयन कक्ष में जो बेडरूम में AC लगा हुआ है उसको हटाकर आप ड्राइंग रूम में लगा दो, और अगले दिन एयर कंडीशनर दोबारा मेरे उसमें लगा देना। तो इस तरह AC के पैसे वो बचा लिए उन्होंने हरियाणा के। आज तो आप लोगों के टॉयलेट में भी AC लगे हैं, लेकिन ये पैसे बचाने की बात है। और यही बंसीलाल थे जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी और वहां पे एक ऑडिटोरियम बनाने की योजना बनाई, तो बंसीलाल जी ने 3 बार ड्राइंग खुद देखी, और हर बार इस योजना को और बढ़िया बनाने की बात करते रहे। और उसी दौर में 1970 में जब खिड़की में लगने वाले जो एयर कंडीशनर थे दोस्तों, बहुत मुश्किल से मिलते थे, और बंसीलाल जी की इच्छा थी कि 2200 सीटों वाले ऑडिटोरियम में, और जो उसमें एक हॉल भी है, सेंट्रली एयर कंडीशन वो बनाना चाहते थे उसको। और इसके बाद जो यूनिवर्सिटी का भगवत गीता सदन बना, जो उन दिनों भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत ऑडिटोरियम था दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक मुख्यमंत्री एक यूनिवर्सिटी के जो ऑडिटोरियम है उसमें उन्होंने इतने AC लगवाए, लेकिन उनके घर पे एक AC था। आत्म संयम इस जीवन और उसमें खर्च से बचने की प्रवृत्ति जिसकी उपेक्षा हो सकती थी, उनमें जीवन भर रही। जब उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली दोस्तों, मई 1996 में, तो उनको अधिकारियों ने बताया कि जो CM आवास है उनके सोफे पुराने हो गए हैं, उनको बदलने की जरूरत है। इसके बाद उनको सोफों के जो नमूने दिखाए गए उनमें बहुत ज्यादा महंगे वो उनको लगे, इसलिए उन्होंने उनको वापस कर दिया। कुछ दिन बाद वो चंडीगढ़ के मध्य मार्ग स्थित कई शोरूम में गए, और कुछ समय तक ठीक ठाक मूल्य के फर्नीचर को पसंद करने की कोशिश करते रहे। जब उनको लगा कि कोई फर्नीचर उनके बजट में नहीं आ रहा, हालांकि सरकार को पैसे देने थे, तो उन्होंने कुछ जुगाड़ सोचा और सोफों पर लगने वाला नया कपड़ा खरीद लाए, और स्टाफ को देते हुए कहा कि इनका कवर बदलवा दो, क्या बिगड़ रहा है इनका। इस तरह का उनका नेचर था। वो सरकारी खजाने को
अपनी जेब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा करते थे। चौधरी बंसीलाल जीवन क्षेत्र में उद्देश्य और दृढ़ निश्चय के साथ कूदे थे दोस्तों। इससे पूरे जीवन भर उनमें भारी उत्साह का संचार होता रहा और यह बहुत स्वाभाविक है। और जैसा कि इतिहास हमें बार बार बताता है कि बहुत उपलब्धियां हासिल करने वालों को एक तो अनेक उनके प्रशंसक मिलते हैं दोस्तों और समर्थक मिलते हैं उनके, लेकिन दूसरी तरफ कटु आलोचक और विरोधी भी मिलते हैं। एक व्यक्ति कितना भी असाधारण हो दोस्तों, दोष युक्त नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति सब होने के बावजूद एक आदर्श व्यक्ति नहीं हो सकता है। चौधरी बंसीलाल ने भी जीवन में गलतियां की होंगी, सत्ता पर बैठने के बाद थोड़ा बहुत अहंकार उनमें भी आया होगा, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने जीवन में अच्छे काम इतने किए हैं कि उनकी गलतियों पर ज्यादा बात नहीं होती है। और जब भी चौधरी बंसीलाल का नाम आता है, एक सम्मान का भाव हम सब लोगों के दिलों में छाता है। कल का जो वीडियो होगा दोस्तों, हम उसमें बचपन की उनकी कहानी से हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे जीवन के उनके हर पहलू को जाने। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे भी है कि ये जो आप वीडियो देखते हैं दोस्तों 3 बजे के राजनीतिक बातों के, मैं चाहूं तो इन वीडियो का जो समय है या इस वीडियो के दौरान ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं दोस्तों जिस पर खूब सारे व्यूज मुझे मिल जाएं। लेकिन ये जो वीडियो हैं ये लाइक और व्यूज की दुनिया से अलग है दोस्तों। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं कि आज से 10, 20, 50 साल बाद भी हमारा कोई बच्चा अगर जानना चाहे हरियाणा की विकास यात्रा को, हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की राजनीति के उन लोगों को जो मर्यादाओं में रहते थे, तो उनको ये जानकारियां मिल जाएं। इसलिए कोशिश क्या करो दोस्तों कि अपने बच्चों तक ये वीडियो आप पहुंचा सकें, अपने युवा साथियों तक ये वीडियो आप पहुंचा सकें। बहुत सारे साथी ऐसा करते भी हैं, मुझे तो उन सबके नाम भी नहीं पता कि कौन कौन लोग शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो शेयर करने वाले साथी हैं। हर एक का मैं कैसे धन्यवाद करूं जब मैं आपको जानता पहचानता ही नहीं हूं। तो दोस्तों आप ये जो काम करते हैं ये भी एक मदद ही है और शेयर कर दिया करो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मिस मत किया करें। अब जैसे सीरीज ये चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, तो 3 बजे का जो वीडियो है उसको आप जरूर देखा करें। नहीं तो क्या होता है, पिछला आप वीडियो अगर नहीं देखा और इस अगले दिन वाला देखेंगे तो फिर वो सीरीज की तारतम्यता टूटती है। ये जो कुछ हजार साथी इस वीडियो को 3 बजे वाले को देखते हैं, ये परमानेंट साथी है मेरे। मुझे पता है कि मुझे 3 बजे कौन कौन लोग या कितने लोग याद कर रहे होंगे। जो आप मेरी हिचकियां हैं वो आपका इंतजार को भी बताती हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि बीच में कोई गैप ना आए। आप भी कोशिश करना कि बीच में गैप ना आए, भले किसी समय आप इसको देखें। 3 बजे वीडियो आता है, लेकिन देखा करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों को, साथियों को, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप कर दिया करें। ये भी मेरी मदद होगी दोस्तों। और एक खास बात, चौधरी बंसीलाल के दौर की कोई भी आपको जानकारी है, आप कभी उनसे मिले हों, कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव हो, या आप कुछ जानकारी ऐसी देना चाहते हैं जो इन वीडियो में काम आ सकती है, तो आप जरूर कमेंट किया करें दोस्तों। कमेंट करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। और कुछ नहीं, वीडियो पसंद आया हो तो एक शाबाशी दे दिया करो। इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। शुक्रिया, नमस्कार।